नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका का ये देखते हुए निपटारा किया कि न्यायालय वित्तीय राहत के लिए निर्देश पारित नहीं कर सकता है। इस याचिका में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बैंक से नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत पुनर्गठन योजना के तहत समय अवधि का विस्तार और एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक के रूप में वित्तीय राहत मांगी गई थी। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की एक एक्शन बेंच ने कहा कि ये सरकार की स्थिति का आकलन करने और उचित निर्णय लेने के लिए है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को दिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के प्रस्ताव की हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर विचार किया जाए के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन डीएचसीबीए ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, माननीय हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभ्यासरत वकीलों का एक अलग वर्ग बनाने का प्रयास न केवल अनुचित, मनमाना और भेदभावपूर्ण है, बल्कि इससे हाईकोर्ट के वकीलों में बड़े पैमाने पर नाराजगी पैदा होने की संभावना है। इससे बार के एक बड़े वर्ग में असंतोष फैलेगा और उनका मनोबल गिरेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जाने माने अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को अपने भाषणों के माध्यम से चुनाव के बाद हिंसा के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के लिए कहा। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 जून 2021 को तय की और जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के लिए कम से कम उचित समय दे। मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जारी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है, सुनवाई योग्य है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही दीवानी हो या आपराधिक, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इसके खिलाफ शक्तियां उपलब्ध है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 227 मंच तटस्थ है, ये दीवानी अदालत और आपराधिक अदालत के बीच कोई अंतर नहीं करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग दीवानी न्यायालयों के साथ साथ आपराधिक न्यायालयों दोनों में किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति को हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम उपाय के रूप में अनुमति दी कि गुजरात राज्य में अस्पतालों और नर्सिंग होम बिल्डिंग के उपयोग के सर्टिफिकेट और अग्निशमन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्राप्त किए बिना बिल्डिंगों का उपयोग जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने राज्य के लिए एसजी तुषार मेहता द्वारा की गई इस दलील की सराहना की। इस महामारी और तीसरी लहर की आशंका के बीच अस्पतालों को पूरी तरह से सील करना उचित नहीं होगा। व्यक्तिगत अधिकारों पर व्यापक जनहित हमेशा प्रबल होता है और परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष रूप से इन अभूतपूर्व समय में राष्ट्रीय हित के लिए झुकना पड़ेगा। ये टिप्पणी करते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कोविड-19 पीड़ितों के शव उनके निकट के संबंधियों को सौंपने का निर्देश पारित करने से इनकार दिया। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने कहा कि कोविड-19 शव प्रबंधन पर केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश परिवार के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं का पर्याप्त रूप से ध्यान रख रहे हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि अन्य सह आरोपी फरार है, हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के तहत एक अंडर ट्रायल कैदी के लिए उपलब्ध लाभ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश की पीठ ने हत्या के मामले में आरोपी 27 साल की उम्र के एक विचाराधीन कैदी को 45 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए इस आधार पर अर्जी दायर की थी कि मामला हाई पावर्ड कमेटी के दिशा निर्देशों के तहत आता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों को पैरोल लाभ की अवधि के विस्तार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को इस बात पर जोर हुए खारिज किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के कारण पैरोल पर कैदियों की रिहाई के लिए आवश्यक नीति तैयार करना हाई पावर्ड कमेटी का काम है। न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति मनोज कुमार व्यास की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जिन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए दोषियों को पैरोल का लाभ दिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि मौजूदा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए राजस्थान राज्य में समान लाभ नहीं दिया गया है और याचिकाकर्ता के वकील ने पंजाब राज्य द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त पर भरोसा किया। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा आरोपी को अपनी ड्यूटी पर फिर से संयुक्त अरब अमीरात जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की परिणति सुनिश्चित करते हुए आरोपी के अपने व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता आरोपी अरुण बेबी द्वारा दायर याचिका में उल्लेख किया गया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात में जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत है और उसे दिया गया वीजा 15 जुलाई 2021 को समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि उसके लिए पर्याप्त रूप से जल्दी संयुक्त अरब अमीरात जाना आवश्यक है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर निवारक दवाओं के अलावा कोविड-19 रोगियों के लिए निर्धारित सहायक दवाएं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अपनी आयुष सिफारिशों में रोगियों के इलाज के लिए होम्योपैथी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। याचिका होम्योपैथिक चिकित्सक जयप्रसाद द्वारा अधिवक्ता वीटी माधुनवन्नी और एमएस विनीत के माध्यम से दायर की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि वो कोविड-19 रोगियों का इलाज करते हैं तो केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की धमकी दी है, जो कथित तौर पर अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघन है। मामले की पृष्ठभूमि: राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए एक राज्य चिकित्सा प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों का इलाज केवल सरकार द्वारा अधिकृत लोगों द्वारा किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है जिसके खिलाफ यूपी गो हत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पाया कि पुलिस पार्टी द्वारा सुनी गई आवेदक की कथित बातचीत के आधार पर ये मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस अब्दुल मोइन की बेंच यूपी गो हत्या निवारण अधिनियम 1955 की धारा 3, 5, 8 के तहत आवेदक द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। संक्षेप में मामला: प्राथमिकी के अनुसार आवेदक सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 2 बैल, एक रस्सी का एक बंडल, एक हथौड़ा, एक घड़ा सा छोटा, एक घड़ा सा बड़ा, एक कील और 5 किलो के 12 खाली पैकेट बरामद किए गए थे। ये तर्क दिया गया था कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल ने सावधानी से उक्त व्यक्तियों तक पहुंच बनाई थी और उन्हें झाड़ियों में आपस में बात करते हुए सुना था। वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने 3 बछड़ों का वध किया है और काफी पैसा कमाया है और अब उनके पास 2 बैल है और वो उनका भी वध कर देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के शासन के समय उत्तर प्रदेश जल निगम में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1300 इंजीनियरों, क्लर्कों और स्टेनोग्राफर की फर्जी भर्ती के संबंध में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आजम खान पहले से ही जेल में बंद है और उनके खिलाफ पहले ही बी वारंट जारी किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि ये भी स्पष्ट है कि सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 18/11/2020 को जारी किया गया बी वारंट जिला जेल सीतपुर के जेल अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, जिन्होंने 19 नवंबर 2020 को आवेदक को इसकी सूचना दी थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।